वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। ठीक है, सिंपल सी बात बोल रखी है। इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक सच्चे इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिक ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। इन्होंने नाम बता दिया, एडिसन, आइंस्टीन और मार्कोनी ने अवचेतन मन का प्रयोग हासिल करके ऐसा ज्ञान और ऐसी जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक तथ्य है। अवचेतन मन की को कर्म में अवचेतन मन की जो शक्ति है उसे कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सफलता महत्वपूर्ण निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनिट्स के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफ़ी समय से बेंजामिन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रैडोनिट्स इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वह इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन तक सौंप दिया। इससे कुछ समय बाद जब वो लंदन में बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक समाधान पेश किया और स्ट्रैडोनिट्स ने सांप की छवि देखी जो अपनी पूंछ को काट रहा है और गोल गोल घूम रहा है। अवचेतन मन के संदेश से प्रेरित हो गए उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्दी उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया। परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजामिन रिंग के नाम से जाना जाता है, किस तरह मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियम में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थिर विद्युत स्टैटिक करंट उसके बाल खड़े कर देता है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता तो वे अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनाते, फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरी तरह बना देगा और उनके चेतन मन को सारी बातें बता देगा। मैंने पकड़ रखा जो इसे साकार करने के लिए बहुत जरूरी है। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकाला पूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। किस तरह मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगोसिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगोसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े को संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे।
वे थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उस मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश करी तो वह उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वे यह सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांट्स के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए ताकि शायद उन्हें सपना याद आ जाए। यह कोशिश बेकार हो गई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जगने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव सोने वही वही अनुभव एक बार फिर दोहराया गया, इस उम्मीद में कि तीसरी रात को उन्होंने उसे सोने से पहले अपने पलंग के पास पेंसिल और एक कागज़ रख लिया। यही हुआ। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर ऐसे ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए। मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वो जगे तो उसने तो अपने रात वाले स्केच के ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में उनका मिलना असंभव था। वे जल्दी ही जॉर्डिन डेंस प्लांट के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन में उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला जिसका नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह बाहर आई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप मिली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझाया पाया था। डॉक्टर बेंटिंग ने इस विषय का प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफ़ी समय लगाया था। यहाँ तक पढ़ूंगा साहित्य में काफ़ी समय लगाया था, लेकिन उन्हें जो भी रास्ता खोजा वह बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद रात को वे सो गए। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्ते की बिगड़ी हुई पैनक्रेटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए। आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेंटिंग काफ़ी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिल जाता है। हो सकता है जवाब कुछ समय तक नहीं मिले। हताश नहीं हो। हर रात सोने से ठीक पहले अपनी समस्या अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने यह काम पहले कभी नहीं किया हो। अगर समाधान मिलने में देर लगे तो संभव है कि आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्या बहुत मुश्किल है। अगर वो मुश्किल नहीं होती तो वो समस्या नहीं होती। बहरहाल यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय स्थान बंधन से परे है। ये यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब अब मिल गया है। यह घोषणा नहीं करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक के पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का जवाब है और आदर्श समाधान है। किस तरह वैज्ञानिक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक सिमिट एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया था। वे अपने बचाव और अनंत आज़ादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था
मैंने जेल के अहाते में चारों तरफ लोगों को मरते देखा है। क्रूर पहरेदार, दम्भी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नज़र रखते थे। थोड़े थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर हर कैदी को कोयले का कोटा तय कर दिया गया था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा फिक्रमंद किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे गए थे या फिर कंसंट्रेशन कैंप में थे। मैंने अपने फिक्रमंद से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजल्स की तस्वीर देखी थी। मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैंने उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन हर रात मैं कल्पना करता कि मैं विशलशायर रोड पर अमरीकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में इस स्पोर्ट्स हम इस स्टोर्स में गए, बस की यात्रा की, रेस्तरां में भोजन किया और रात में खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजल्स की सड़कों पर इधर-उधर जाते देख रहा हूँ। मैंने यह सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में यह तस्वीर उतनी ही वास्तविक थी या स्वाभाविक थी जितनी कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था, 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया जो मेरा क्रम था, मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी एकाध मिनट के लिए बुला लिया गया। वापस लौटने पर उसने गलती से अगला आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा। मैं जानता था कि यह पता चलने में काफ़ी समय लगेगा। इससे पहले कि किसी को पता चले मैं कैंप से बाहर निकल गया। 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया, मछली पकड़ी, कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी, रात में उसमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैं लूरेन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम को पैलेस होटल में लूरेन में एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या वो सेंट मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता है। मैंने स्वीकार कर लिया। मैं लॉस एंजल्स पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका सोफर मुझे बेलशायर रोड पर तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा है जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयले खदानों में महीनों तक की थी। मैंने इन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले भी लॉस एंजल्स आ चुका हूँ, अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। मैं कभी भी अब चित्रमन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूँगा। सचमुच में इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते। वेल डन।